गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो 2019 में दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में भी नहीं था और सिर्फ 3 साल के अंदर 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बन गया। फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट और सिर्फ 8 दिन के अंदर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी 22वें पोजीशन पे आ। अडानी ग्रुप पर सवाल कर The Adani Group. Hindenburg researchers. The Adani Group and India's Adani Group says it's against Gautam Adani. दोस्तों, शोले फिल्म में गब्बर कहता है कि 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। उसी तरीके से जब आज कोई कंपनी बड़ी बनती है तो वो अपनी टीम से ये कहती है कि अपनी फाइनेंशियल को ठीक कर लो वरना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 45 इन्वेस्टिगेशंस किए हैं जिनमें से 75% टाइम तक ये सही साबित हुए हैं। 2017 में शुरू हुई हिंडनबर्ग कंपनी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। 1937 में जर्मनी के एयरशिप इंसिडेंट में 35 लोगों की जान गई थी और उस एयरशिप का नाम था हिंडनबर्ग। इसलिए नेथन एंडरसन जो कि फाउंडर है हिंडनबर्ग के, वो कहते हैं कि वो जो इंसिडेंट था वो इंसानों की गलती की वजह से हुआ था, वो एक मैन मेड डिजास्टर था। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में कोई मैन मेड डिजास्टर ना हो, इसी मोटिव से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट में फ्रॉड या स्कैम करेंगे उसका पर्दाफाश करेंगे। विकिपीडिया की माने तो इस कंपनी में सिर्फ 9 लोग काम करते हैं, फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी से डरती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। अभी तक इन्होंने 45 इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है, जिसमें से 75% टाइम 75% तक ये जो बोलते हैं वो सही साबित होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जीनियस ब्रांड करके कंपनी थी, उसका शेयर प्राइस था $6.86। इन्होंने जब रिपोर्ट निकाला शेयर प्राइस आ गया $1.5, मींस 80% नीचे चला गया। टेस्ला की कॉम्पिटिटर निकोला नाम करके एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, एंड इन्होंने जब रिपोर्ट निकाला तो उसके जो सीईओ हैं मिल्टन, उस पर फ्रॉड का केस चला। चाइना मेटल रिसोर्स नाम करके एक कंपनी थी जिसमें कि हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट में कहता था कि ये कंपनी एक ज़ॉम्बी की कंपनी है और बोला था कि ये कंपनी 100% नीचे जाएगी और उसका शेयर प्राइस 90% नीचे चला गया। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी देव मानुस है और लोगों की भलाई के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से टक्कर लेती है तो वेट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। असल में हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसके काम करने का तरीका ये है कि पहले कंपनी को आइडेंटिफाई करो, रिसर्च करो और जब रिसर्च इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो उस कंपनी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर दो और फिर पब्लिक डोमेन में इस इन्वेस्टिगेशन को शेयर करो। पैनिक होगा, लोग डरेंगे, इन्वेस्टर्स भागेंगे और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, जिससे कि शॉर्ट सेल करके इन्हें मुनाफा होगा। एक्चुअल में दोस्तों ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगा रहे हो तो जब उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको मुनाफा होगा, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके कंप्लीट ऑपोजिट है। यहाँ पे लोग पैसा इस बात पे लगाते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आएगा। इसको आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए हमारी कंपनी है फिनोन फाइनेंस एंड हमारा शेयर प्राइस है 100 रुपये। आपको लग रहा है कि हमारी कंपनी में कोई झोल है और हमारा शेयर प्राइस 50 रुपये तक गिर सकता है, तो अब आप जाओगे ब्रोकर के पास, वहां पे जा करके आप उनसे एक फिनोन फाइनेंस का शेयर लोगे। उसके लिए आपको 2 या 4 रुपये कोलेट्रल या प्रीमियम देना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उस शेयर को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दोगे, आपके पॉकेट में आ जाएंगे 100 रुपये। अब आप इंतजार करोगे कि कब हमारी कंपनी का झोल का पर्दाफाश हो। जब हमारी कंपनी का झोल का पर्दाफाश होगा, हमारी कंपनी का प्राइस 100 रुपये से 50 रुपये आएगा, तब आप फिर से एक शेयर खरीद लोगे, क्योंकि आपने ब्रोकर से क्या किया था, शेयर को लिया था। तो अब आप एक शेयर खरीद करके उसको वापस लौटा दोगे, लेकिन आपने खरीदा कितने में, 50 रुपये में। आपके पॉकेट में कितना आया था, 100 रुपये, तो फायदा कितने का हुआ, 50 रुपये का। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन अगर फिनोन फाइनेंस का शेयर प्राइस नीचे नहीं आता है, वापस ऊपर चला जाता है, तो इसमें नुकसान भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग एक रिस्की मामला है। यही काम करती है हिंडनबर्ग कंपनी, जो कि खुद को एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी बताती है। ये था हिंडनबर्ग रिसर्च का लेखा जोखा। 25 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आती है 106 पेज की, जिससे कि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट हिल सा जाता है। उसकी हेडलाइन होती है वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग कहता है कि गौतम अडानी, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, उन्होंने पिछले 3 सालों में $100 बिलियन का नेटवर्थ ग्रो किया है, जिसका लार्ज पोर्शन मेनली इनकी 7 कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है, जो कि ऑन एन एवरेज 819% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पिछले 2 से 3
3 सालों में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी, कंपनीज बंद हो गई थी, उस वक्त पर अडानी ग्रुप इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा था। इसको लेकर के हिंडेनबर्ग ये एलिगेशन लगाता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया है। सेबी का रूल ये कहता है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए, मींस कि आप अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में 1000 शेयर्स हैं और आप इसे पब्लिक लिस्टिंग कंपनी बनाना चाहते हैं तो 75% के हिसाब से 750 शेयर से ज्यादा का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं हो सकता। लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनीज में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से है। अडानी ट्रांसमिशन में 74.19%, अडानी टोटल गैस में 74.80%, अडानी पावर में 74.90% और अडानी इंटरप्राइजेज में 72.63%, जो कि कायदे से सेबी के 75% रूल के अंडर आता है। लेकिन हिंडेनबर्ग ये एलिगेशन लगाता है कि कुछ फर्जी कंपनी बना करके गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी बाहर देशों से अडानी ग्रुप्स में ही पैसा डाल रहे हैं। उसका कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिया है, जैसे मॉरिशस बेस्ड कंपनी ये है ओपल इन्वेस्टमेंट, जिसने कि $613 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया है। इसके अलावा इलेरा इंडिया ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंपनीज का ऑलमोस्ट 100% पोर्टफोलियो अडानी ग्रुप में है। इसीलिए हिंडेनबर्ग ये एलिगेशन लगाता है कि सेबी को बोला कि हमने 75% के नीचे अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग्स रखी है एंड कायदे से ये रूल के अंडर आता है, लेकिन जो 25% पब्लिक के लिए बचाया था उसमें भी अपने भाई के थ्रू फर्जी कंपनी खुलवा करके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, खुद का पैसा डाला जा रहा है, जिससे कि बाकी का शेयर का जो परसेंटेज है वो भी कंट्रोल में रहे, जिससे कि ये जब चाहे शेयर प्राइस को ऊपर शेयर प्राइस को नीचे कर सकें। जिसके जवाब में अडानी ग्रुप का कहना है कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% से कम है और जिस कंपनी के बारे में हिंडेनबर्ग बता रहा है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी भी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी कंपनी एक पब्लिक लिस्टिंग है तो इसके शेयर्स को कौन खरीदता है कौन बेचता है ये हमारे हाथ में नहीं है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आई हों। दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन हिंडेनबर्ग ये लगाता है कि अडानी ग्रुप पूरा का पूरा लोन में डूबा पड़ा हुआ है। न्यूज आर्टिकल्स की माने तो 3.39 ट्रिलियन रुपीस अडानी ग्रुप पे टोटल लोन है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 1% होता है। एंड यहाँ पे हिंडेनबर्ग ये कहता है कि लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेने का तरीका गलत है। वो कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने मैक्सिमम लोन अपने शेयर को प्लेज करके लिया है, मीन्स अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमारी कंपनी है फिनोन फाइनेंस एंड इसके एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो हम अपनी कंपनी के 10 शेयर को लेकर के जाएंगे बैंक के पास। 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 1000 और हम बैंक को बोलेंगे कि हमें इसके बदले 800 रुपए का लोन दे दो। एंड हमें 800 रुपए का लोन मिल भी जाएगा, लेकिन कल को अगर हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आती है और जो हमारा शेयर प्राइस 100 रुपए था वो घट करके 30 रुपए आ जाता है, तो जब हमने लोन लिया था वहां पे शेयर प्राइस 10 शेयर का दाम था टोटल 1000 रुपीज, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1000। लेकिन अब ये वैल्यू घट करके कितना आ जाएगा, 30 रुपए प्राइस है तो 10 शेयर का प्राइस हो जाएगा सिर्फ 300 रुपए और हमने लोन लिया है 800 रुपए का। तो ये जो 500 का डिफरेंस है, गैप है, वो कौन पे करेगा? तो ऑब्वियसली आपका हमारा सबका जवाब होगा कि अडानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, इसके पावर प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो क्या उनको सेल करके लोन का रीपेमेंट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन हिंडेनबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उनकी बात माने तो उन्होंने कहा है कि अडानी की 7 लिस्टेड कंपनीज में से 5 कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो करंट रेशियो किसी भी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बेस पे उसका फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। बेसिकली ये एक इंडिकेटर है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास 5 लाख रुपए का घर है, 3 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, तो आपका जो करंट एसेट्स हो गया वो हो गया 10 लाख रुपए का। एंड आपने सपोज कीजिए कि 20 लाख रुपए का लोन लेकर के रखा हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज आपकी हो गई 20 लाख रुपए की। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मींस 10 लाख रुपए को 20 लाख रुपए से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल करके आएगा 0.5। मींस अगर आपसे सडनली 20 लाख रुपए का लोन वापस मांगा जाए तो आप रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। यही सेम हाल है अडानी ग्रुप्स की 7 लिस्टेड कंपनीज में से 5 का। सिर्फ अडानी बिल्मर एंड अडानी पोर्ट्स का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज्यादा है, बाकी 5 का 1 से कम है। इस लोन के पूरे एलिगेशन के जवाब में अडानी ग्रुप्स कहती है कि हमारे ग्रुप्स का जो डेट टू इबिटा रेशियो है वो 7
7.6 से घट करके 3.2 आ चुका है। बेसिकली डेट टू इबिटा रेशियो जिस कंपनी का जितना कम होता है उस कंपनी के लोन के रीपेमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि 7.6 से 3.2 आ चुका है, मीन्स हमारी कंपनी आसानी से लोन रीपेमेंट कर पाएगी एंड हम कैश फ्लो को भी मेंटेन कर पाएंगे और आने वाले टाइम में धीरे धीरे ग्रो भी कर पाएंगे। नॉलेज के लिए बता दूं, जिस कंपनी का डेट टू इबिटा रेशियो 3 से कम होता है वो कंपनी थोड़ी सी बेहतर मानी जाती है। अडानी ग्रुप का अभी भी 3.2 है, मीन्स 3 से कम आने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। ये रहा अडानी ग्रुप के आर्ग्यूमेंट एंड जवाब का टोटल रिस्पॉन्स। यहाँ पे सबसे जो ज्यादा हाईलाइट हुई वो थी अडानी ग्रुप ने लीगल धमकी दे दी थी हिंडनबर्ग को और कहा था कि हम आप पे केस कर देंगे। तो हिंडनबर्ग ने इसके रिस्पांस में कहा कि आइए, आपका वेलकम है, हमने इन्वेस्टिगेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे थे हमें नहीं मिल पाए थे, लेकिन जब आप लीगल केस करेंगे तो हम आपसे यही डॉक्यूमेंट कोर्ट में मांग पाएंगे। इसलिए शायद अडानी ग्रुप ने अभी तक लीगल धमकी को लेकर के कुछ नहीं किया है। तो ये था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 106 पेज की एंड अडानी ग्रुप के 413 पेज के रिस्पॉन्स का टोटल सारांश, जिसमें हमने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट को समझा, हमने दोनों तरफ के सवाल जवाब को समझा। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। Short seller Hindenburg Research putting out a market Yeah, shares of Adani Group companies The continue. Adani Group shares are in a free fall. as the Adani Group called off सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने 118 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू खोया है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट सुइस, जो कि बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने अडानी ग्रुप्स के बॉन्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और कहा है कि इसको कोलेट्रल के तौर पे यूज करके कोई लोन नहीं ले सकता, इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग दो तरफ बढ़ चुके हैं। कोई कहते हैं कि अडानी ग्रुप कंप्लीटली 100% सही है, कोई कहता है कि हिंडनबर्ग सही है। देश में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या हिंडनबर्ग जीतेगा या फिर जीतेगा अडानी ग्रुप। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अडानी ग्रुप में एसबीआई का 27,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था, एलआईसी का 36,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर था एंड एसबीआई एंड एलआईसी में मैक्सिमम जो जनता है उसका पैसा लगा हुआ होता है। तो जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और काफी इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रही है। सबसे बड़ा जो घटना इंडिया में घटा वो ये था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लाने वाले थे, पूरे 20,000 करोड़ का, उसको कैंसिल करना पड़ा। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal. अगर हम बात करें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की कि क्या इसका शेयर प्राइस और नीचे जाएगा या फिर यहां से ऊपर जाएगा, तो जैसा कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि अगर आप उसके रिपोर्ट को, सारे इन्वेस्टिगेशन को साइड भी कर दे तो फंडामेंटली अडानी ग्रुप का स्टॉक्स 85% नीचे जा सकता है। एंड इस रिपोर्ट के आने के बाद ये जो स्टॉक्स है अडानी इंटरप्राइजेस का, वो ऑलरेडी 75% नीचे जा चुका है। लेकिन एक्सपर्ट एनालिस्ट अभी भी कहते हैं कि इसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी हाई है, तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपके काम आई होगी एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक जरूर देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दो।